हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपकी साइंस की सीरीज शुरू हो गई है और आज हमारा डे 2 है। अगर आपने डे 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आपने देखा होगा रिजल्ट कितना कम जा रहा है, उसका आंसर क्या है कि उसका कारण ये है बेटा, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, आप लोग रेक्टिफिकेशन पे ध्यान देते हो। अगर आप क्रैमिंग छोड़कर थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर आपने पहले अटैम्प्ट किया है और आपका क्लियर नहीं हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आपके एग्ज़ाम के आने तक इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगी कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे 2 क्लासेस में कवर करेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, वो भी हमारा इसी का ही पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी बताया, लाइट क्या होता है? लाइट होता है प्रकाश। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी है, जो किस में मदद करती है? हमारे को चीजों को देखने में मदद करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। जैसे कि अगर प्रकाश ना हो तो क्या आप किसी चीज को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। यदि मैं आपको एक घने अंधेरे वाले रूम में रख दूं, मैं कहूँ कि आप एक घने अंधेरे वाले रूम में चले जाइए, तो क्या आप वहाँ पे कोई भी चीज़ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे को चीज़ों को देखने में मदद करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर हम हवा में बात करते हैं तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अब बात कर आती है एक, इसे हमेशा याद रखिएगा, लाइट कैसी होती है? हमेशा एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब कि लाइट हमेशा इस तरीके से अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी, अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाएगी। वो क्या करेगी? एक सीधी रेखा में चलती है हमारी जो लाइट होती है। अब बात आती है, अगर हमारी सीधी रेखा में चलती है तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उस लाइट को मोड़ सकें या कुछ कर सकें? हाँ बेटा, बिल्कुल तरीका है हमारे पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस लाइट को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। वो कैसे? मिरर की मदद से। किसकी मदद से? मिरर की मदद से, यानी कि कोई ऐसी चमकदार चीज की मदद से जिससे रिफ्लेक्शन होता हो। मिरर क्या करता है? एक हमारी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसको फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मेरे पास मिरर है, ठीक है, तो अगर मेरे पास इस एंगल से एक लाइट रे आ रही है तो ये मिरर क्या करेगा? इसके ऊपर, इस लाइट रे के टकराने के ऊपर, ये इसकी जो रे है उसे डाइवर्ट कर देगा दूसरे एंगल पे। ठीक है, इसके बारे में हम और डीप में आगे जाके पढ़ेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है, इसी वजह से क्या होता है? हमारी शैडो बनती है। इसी वजह से शैडो बनती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुई? आपकी लाइट गई, राइट? यहाँ से लाइट जा रही है, ये मेरे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमारी जो लाइट है वो निकल नहीं सकती। तो क्या होगा? ये जब लाइट जाएगी तो इसको पार तो वो कर नहीं पाएगी, लेकिन इसका क्या होगा? इसके पीछे एक शैडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक शैडो बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये लाइट इसको पार नहीं कर पा रही। और दूसरा कारण क्या है कि जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा कैसे चलती है? एक सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। करेक्ट? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज याद रखिएगा बेटा, जो लाइट होती है वो कैसी वेव्स होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो देखिए, आपकी जो लाइट है
वो इस रेखा इस डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या है, मोशन का वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है, इसके परपेंडिकुलर, एक इस तरीके से जा रही है और एक इस तरीके से जा रही है। तो दोनों ही डायरेक्शन कैसी हैं, परपेंडिकुलर। यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या रहेगा, वाई एक्सिस, और ये क्या रहेगा, जेड एक्सिस। ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी, और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है। तो यदि मैं इसे एक सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक वेव फॉर्म बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। सो दीज आर योर ट्रांसवर्स वेव। याद रखिएगा कि जितनी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वो होगी, एम्पलीट्यूड होगा, राइट, उतनी ही वो हाई होगी। और दूसरी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। और एक वेव से जो दूसरे वेव के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है। ये चीजें हमने साउंड में भी पढ़ी थी। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। हमारे पास कितनी तरह की वस्तुएं होती हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास बेसिकली 5 तरह की वस्तुएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं चमकदार वस्तु। क्या बोलते हैं, चमकदार वस्तु। एक होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं गैर चमकदार वस्तुएं। एक होती है ट्रांसपेरेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी। उसके बाद आती है हमारी ओपेक, जिसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। और एक आती है ट्रांसल्यूसेंट, जिसको हम बोलते हैं पारभासी वस्तु। ठीक है। अब इन सब में फर्क क्या होता है उसे समझिए। देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। क्या होती है, खुद की लाइट होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास सन है, तो सन को दिखने के लिए किसी और की लाइट की आवश्यकता नहीं है, उसकी खुद की इतनी लाइट होती है कि वो हमें दिख जाता है। कैंडल है, ठीक है, अगर कैंडल हमें विजिबल होगी, अगर हम इसकी लौ जला देंगे, ठीक है, तो इसके पास इतनी लाइट है कि हमें वो कैंडल विजिबल हो जाएगी। ठीक। फायर है, फायर के पास अपनी इतनी लाइट्स होती है कि वो हमें विजिबल हो जाएगी। लेकिन चंदा मामा है, ठीक है, चंदा मामा जो है हमारे, ये हमारे को ऐसे नहीं दिखेंगे। ये क्या करते हैं, ये अपनी जो लाइट्स है वो लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरों से लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देते। ट्री है, क्या अगर आप अंधेरे में जाओगे तो क्या आपको ट्री दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी अपनी लाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी, हम कोई टॉर्च जला देंगे, मोमबत्ती ले आएंगे, तो उसके क्या होगा, ये हमें दिखने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि ये दूसरी रोशनी पे निर्भर करते हैं दिखने के लिए। ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो जिनकी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो विजिबल होने के लिए उन्हें दूसरी लाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि नाम बता रहा है, पारदर्शी, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड का देख सकते हैं। जैसे कि ग्लास, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्या रहता है, ग्लास। अब ग्लास कैसे होते हैं, यदि आप एक साइड से देखोगे ग्लास को तो हमें दूसरे साइड का बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से देख सकते हैं दूसरी साइड का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और याद रखिएगा बेटा, ट्रांसपेरेंट के केस में जितनी भी लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से पूरी की पूरी पास हो जाती है। अगर 4 रे जा रही है तो वो पूरी की पूरी पास हो जाएगी, 4 रे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि अपारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि बॉल है, अगर मैं इस बॉल पे लाइट डालूं तो क्या ये लाइट यहाँ पे निकल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है, आपकी अपारदर्शी वस्तु है, इससे जो हमारी लाइट है रे पास नहीं होती। करेक्ट। नेक्स्ट आता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से कुछ लाइट पास होती है और कुछ लाइट पास नहीं होती। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, क्या, बटर पेपर। ठीक है। बटर पेपर आपने देखा होगा, यदि आप एक बटर पेपर को लोगे
और इसमें से लाइट पास करोगे तो क्या होगा कि सब कुछ लाइट्स जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी। इसलिए क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, धुंधले से। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेडो, जिसको हम बोलते हैं छाया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आपके आती हैं। हम अब आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, छाया, अभी मैंने बताया था हमारी शेडो की फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारी लाइट पास होती है, किससे पास होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से, अपारदर्शी वस्तुओं से। यानी कि शेडो कब बनती है, जब हमारी अपारदर्शी वस्तुएं यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक शेडो के बनने के लिए बेटा 3 कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला क्या, लाइट होनी चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो, ओपेक हो, अपारदर्शी हो। और तीसरा क्या है, स्क्रीन यानी कि कोई ग्राउंड, वॉल ऑफ अ रूम, बिल्डिंग कुछ हमारे पास होनी चाहिए जिसपे वो शेडो बन सके। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्री ले लेती हूँ। ठीक, अब ये ट्री है, ट्री कैसा ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो शेडो बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिया, टॉर्च ले ली। क्या ले लिया, टॉर्च। अब क्या है, आपके पास टॉर्च है, आपने ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया ट्री। अब इसकी कहीं रोशनी, ठीक है, इसकी रोशनी किस पे जा रही है, ट्री पे। तो बेटा ये शेडो जब तक नहीं बनेगी जब तक उसे कहीं पर एक स्क्रीन नहीं मिलेगी। अब वो स्क्रीन हमारी जमीन हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, जहाँ पे उसकी क्या बनेगी, छाया बनेगी। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपकी शेडो बननी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, लाइट का सोर्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए। अब वो स्क्रीन हमारी जमीन भी हो सकती है, दीवार हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा शेडो के बारे में, जो शेडो होती है, ठीक है, वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्यूरेट पिक्चर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट यानी कि सही पिक्चर वो बता भी सकती है और नहीं भी बता सकती। और दूसरी चीज ये होती है, शेडो हमेशा कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखोगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सन में लेके जाओगे, यहाँ पे क्या है, सन है। अब जैसे जैसे आप इसका एंगल चेंज करोगे इस ऑब्जेक्ट का, और सन की जो इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी और जो इसकी छाया बनेगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की दिखाई देगी। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब किसी चीज़ की रोशनी किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो हमेशा एक एक्यूरेट पिक्चर ही हमें बताए कि वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है। राइट, चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिनहोल कैमरा है। देखिए, पिनहोल कैमरा क्या होता है बेटा, एक हमारा पिनहोल कैमरा होता है, एक ऐसा कैमरा होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एक भी लेंस नहीं होता, पहली बात। ठीक है, एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा सा छेद होता है, और यहाँ पे एक क्या बनाया जाता है, आपका एक पेपर लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जब इस ट्री के ऊपर मान लीजिए सन है, ठीक है, ये सन की रोशनी आई, तो इस सन की रोशनी क्या करेगी, इससे आपका यहाँ से जाके इस पिनहोल कैमरा से जाके आपकी यहाँ पे एक इमेज बनाएगी इस स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है और छोटी होती है। ठीक है, अच्छा हमारे पास बेटा 2 तरह की इमेजेस होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। करेक्ट, रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस ट्री को की इमेज कहाँ पे ऑब्टेन करी, इस स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ली, तो ये कैसी इमेज है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, तो जितनी देर आप शीशे के आगे खड़े होते हैं
उतनी देर आपको दिखाई देते हैं एंड देन एकदम से वो इमेज हट जाती है, तो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। और दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखिएगा बेटा, कि जो इस इमेज का कलर होता है वही कलर हमारे को यहाँ पे दिखाई देता है। शैडो का कलर कैसा होता है, ब्लैक, लेकिन जो हम पिन होल कैमरा बनाते हैं उसमें जो हमें इमेज मिलती है उसका वही कलर होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट का कलर होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा पिन होल कैमरा के बारे में, इसकी इमेज कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, जैसे ट्री की इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनेगी, और कैसी होगा, कलर सेम होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का कलर होता है वही ऑब्जेक्ट हमारा किसका होता है, इमेज का होता है। तो बस इतना जानना आपके लिए काफी है पिनहोल कैमरा के बारे में। चलिए नेक्स्ट, पेरिस्कोप। हमारे जो बेटा जो रिसेंट पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपके पेरिस्कोप और कैलिडियोस्कोप, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए पेरिस्कोप बेटा क्या होता है, पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे को जो कोने कोनों में चीज़ें छुपी होती हैं उनको देखने में मदद करता है। देखिए एक तो है आपके पास इस तरीके से टेलीस्कोप होता है जो हमारे सीधे सीधा चीज़ें देखने में मदद करता है, करेक्ट। लेकिन हमारे पेरिस्कोप क्या करता है, पेरिस्कोप हमें कोनों कोनों में देखने में मदद करता है। अब वो कैसे होता है बेटा, इस पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, दो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, किसका, टू प्लेन मिरर। ये दो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, 1 2, और इनको किस एंगल पे लगाया जाता है, 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। ठीक है। अब आपको पता है मिरर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन की। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है मिरर, रिफ्लेक्शन की। ठीक, तो बेटा होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने आया तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, लेकिन मिरर क्या करेगा, इस इमेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, और रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ जाएगी, दूसरे वाले मिरर के पास जाएगी। ये मिरर फिर से रिफ्लेक्शन करेगा और कहाँ भेज देगा, यहाँ पर। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे आईज है नीचे की साइड, हम यहाँ से ही जो कोने में ऑब्जेक्ट है यानी कि ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट है हम उसे देख सकते हैं। तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, यहाँ पे दो प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है, उन्हें 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा ये जो मिरर्स होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और ये कौन सा रूल फॉलो करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कौन सा रूल फॉलो करता है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, पहले एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ एंड फिर यहाँ। ठीक है, तो कैसा फॉलो कर रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, opaque object casts shadow, but if we hold a transparent object in the sun, do we see anything on the ground that give us a hint that we are holding something in our hand? ये कहते हैं जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है हमने पढ़ा कि उसकी वजह से क्या बनती है, शेडो बनती है। लेकिन यदि हम किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को सन में ले जाते हैं तो क्या हमारे को कोई भी चीज ग्राउंड में मतलब हमारे को हिंट मिलेगा कि हमने कुछ होल्ड कर रखा है। तो बेटा क्या होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ये बात सच है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से जो लाइट्स है वो कैसी हो जाती हैं, पास हो जाती है। लेकिन क्या होती है, एक फजी सी, एक बहुत धुंधली सी इमेज जो होती है वो हमारे को ग्राउंड पे मिलेगी, जो हमें हिंट देती है कि हाँ हमारे हाथ में कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब बताइए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कलर लाइट में रखते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब भी क्या होता है ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट बनती है तो इसकी क्या बनती है, शैडो। अब ये कहते हैं कि यदि यहाँ पे लाइट हमारी कोई कलर लाइट हो, क्या हो, कलर लाइट, वाइट लाइट की जगह पे कलर लाइट हो तो क्या होगा, तो बेटा लाइट से कलर हो कैसी भी हो, शैडो हमेशा कैसी बनेगी, ब्लैक। शैडो कैसी बनेगी,
ब्लैक, इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कैलिडियोस्कोप। क्या है कैलिडियोस्कोप, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेटा कैलिडियोस्कोप में क्या होता है कि इस तरीके से 3 प्लेन मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्लेन मिरर्स होते हैं जो किसके होते हैं? ट्रायंगल शेप के होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप के होते हैं। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1, ठीक, लाइक से 2, 3, देख रहे हो आप? एक आपका ये है, एक आपका ये है दूसरा प्लेन मिरर, और तीसरा प्लेन मिरर कौन सा है? ये है। तो इसमें हमने क्या करा बेटा, 3 प्लेन मिरर को लिया, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया। अभी हमने क्या बात करी थी? प्लेन मिरर हमारी क्या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? रिफ्लेक्शन की। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? रिफ्लेक्शन की, ठीक है। इन तीनों प्लेन मिरर्स को बेटा इस तरीके से जोड़ा गया कि ये क्या बनाते हैं? हमारे सिमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं। तो होता क्या है, देखिए, ये आपका एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे ये जो कलरफुल दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या करा, स्मॉल पीसेस, छोटे 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 कलर्ड ग्लास को इसमें रख दिया। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, एक आपकी ट्यूब बनाई, ठीक है, आपकी क्या बनाई, कार्डबोर्ड की ट्यूब बनाई, और आपका इन मिरर्स को फिर अरेंज कर दिया, और इसको फिर इसके अंदर से देख इसमें डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक होल बनाया। क्या बनाया? होल बनाया। तो बेटा क्या हुआ कि जब कभी भी इस ट्यूब को रोटेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देंगी? अलग अलग इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है। जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो किसका यूज करते हैं? कैलिडियोस्कोप का यूज करते हैं। किस लिए? ताकि उन्हें नए नए आइडियाज मिल सके जब भी वो कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि कैलिडियोस्कोप में क्या होता है कि आप जितनी बार भी उसमें देखेंगे, आपको उसमें एक नया पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। पहली चीज, 3 प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है। दूसरी चीज किस पे वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। देखिए अब मैं इतनी देर से वर्ड पढ़ रही हूँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं, अपनी जो लाइट्स हैं उन्हें पास नहीं होने देते। लेकिन यदि मेरे को इन लाइट्स को डाइवर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं उसके लिए किसका यूज़ करूँगी? मिरर का यूज़ करूँगी, ठीक है। मिरर में क्या होता है, आपका एक सरफेस क्या होता है? शाइनिंग होता है। ये वाला क्या है? शाइनिंग सरफेस है, और पीछे का डार्क सरफेस होता है। तो बेटा होता क्या है, जब कभी भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। तो क्या होगा, जब भी इंसिडेंट रे एक मिरर पे पड़ेगी तो वो उसे क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इस जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। तो यदि बेटा इसके बीच में यदि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? नॉर्मल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जितने एंगल पे एक रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। और एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में, यानी कि एक ही सरफेस पे होने चाहिए। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आपकी बस इतनी ही है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है कि यदि मेरे पास बहुत सारी रेज हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं, अगर हमारा जो सरफेस है वो कैसा है? बिल्कुल प्लेन है। कैसा है? प्लेन है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो आपकी जो इंसिडेंट रे हैं वो भी पैरेलल होंगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। यानी कि जैसी इमेज आपको ऊपर दिख रही है वैसी ही इमेज आपको कैसे दिखेगी? नीचे दिखेगी, जैसे इस फोटो में दिखाया गया। एक आता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन,
ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है, देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारा जो सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, ये कैसा है, अनइवन है, यानी कि खुरदरा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे तो पैरेलल होती है, इस तरीके से आती है, लेकिन जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो अलग अलग एंगल में हमारी जाके होती है। करेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो इमेज होती है वो कैसे मिलती है, धुंधली मिलती है। कैसे मिलती है, धुंधली मिलती है। तो इसे याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है आपके किसमें, एग्जाम्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मैं दो प्लेन मिरर रखूं, देखिए प्लेन मिरर 1, प्लेन मिरर 2, ठीक है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो, तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो बेटा देखिए क्या होता है, आपका जो प्लेन मिरर होता है वो किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन की। तो होगा क्या कि जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी यहाँ पे बनेगी इमेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इस मिरर से इस मिरर पे रिफ्लेक्शन, फिर इस मिरर पे रिफ्लेक्शन, फिर इस मिरर पे रिफ्लेक्शन, फिर मतलब ये रिफ्लेक्शन करता चला जाएगा, जिसकी वजह से यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा दो प्लेन मिरर के बीच में है, दोनों प्लेन मिरर कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो हमारी कितनी इमेजेस बनती हैं, इन्फिनाइट। कितनी बनती है, इन्फिनाइट बनती है, पहला केस। दूसरा केस कहते हैं ये कि यदि मैं आपका दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखूं, कैसे रखूं, परपेंडिकुलर, लाइक से इस तरीके से, एक प्लेन मिरर ये रहा और दूसरा प्लेन मिरर कैसा है, ऐसा है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे, इस तरीके से। तो ये पूछते हैं बेटा आपका कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस बनेंगी। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, 360, थीटा कितना है, 90 माइनस 1, तो 3 ये कितना बन गया, 6, तो ये 4 से गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यदि हम दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो बेटा कितनी इमेजेस बनेंगी आपकी, 3, 1 2 3। उसी तरीके से यदि आपका दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाए तो कितनी आपकी इमेजेस बनेंगी। तो अगेन फॉर्मूला लगाइए, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा दैट इज 60 डिग्री माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। कितनी बनेंगी, 5। अब एक केस और बनता है, ये कहते हैं कि कोई इमेज है, ठीक है, इन रे जो हो रही है, इंसिडेंट हो रही है आपकी परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री पे एंगल बनाएगी। तो बेटा याद रखिएगा इस केस के अंदर क्या होता है, वो जिस जिस एंगल में आती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल से आई है तो वापस वो नॉर्मल में ही चली जाएगी, तो बेसिकली रे कैसी हो जाएगी, डिफ्यूज। कैसी हो जाएगी, रे डिफ्यूज। ठीक है, अगर हमारी जो रे है, इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल आती है तो अलोंग द नॉर्मल ही चली जाती है, जिसकी वजह से रे क्या होती है, डिफ्यूज। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ा क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, इफ अ रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए इन्होंने अभी वही जो मैंने बात समझाई, इन्होंने कहा है ये प्लेन मिरर है एंड दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, ये कहते हैं यदि आपका कोई रे है, आपका इस प्लेन मिरर पे कैसे पड़ रहा है, नॉर्मली पड़ रहा है, नॉर्मली मतलब नॉर्मल के अकॉर्ड, तो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, इट विल बी 0, क्योंकि क्या होगा उसी में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, ये देखिए नॉर्मल है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, हम जब इंसिडेंट रे लगाते हैं कैसे निकालते हैं, ऐसे इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर आई, दिस इज योर आर, राइट, ऐसे निकालते हैं। अब ये हमारी क्या है, नॉर्मल है। तो मुझे ये बताइए, अब इन्होंने कहा कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो सीधा यहाँ पे ही पड़ रही है, तो जब कभी भी हम एंगल कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल से करते हैं। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है तो हमारा एंगल कितना था, 0 डिग्री। ठीक,
अब हमारा क्या है, जब नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही हो रही है, तो रिफ्लेक्ट भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो आपका बेटा आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इंसिडेंट भी यही होगी, रिफ्लेक्ट भी यही होगी, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एड फॉर अ टीचर टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड। इसमें कहा गया है बेटा कि एक टीचर है, उसे आपको शेडो का कंसेप्ट पढ़ाना है बच्चों को, तो वो कौन से एड का यूज करेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि पेरिस्कोप हमारा किसके लिए यूज होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए। पिनहोल कैमरा हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक, बर्निंग कैंडल भी हमारा इमेज के लिए होता है, लेकिन उसे क्या पढ़ानी है, शेडो। तो शेडो किसकी मदद से पढ़ाएगी बेटा, सनडायल। जैसे कि ये मैंने आपको एक सनडायल की पिक्चर दिखाई है, इसमें क्या है कि जैसे जैसे सन का एंगल चेंज होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, तो इसका जो डायल है, इसका जो शेडो है, वो भी चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटेरियल इनटू टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। अब टीचर ने क्या करा, दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए ग्रुप बी। एक ग्रुप ए था, उसे क्या दिए, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स। क्या दिए, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, कुछ बैंगल के पीस और कुछ कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क। ठीक है, उसमें ग्रुप बी को दिया 2 प्लेन मिरर और हार्ड कार्ड बॉक्स। हमें बताना है ग्रुप ए क्या बना रहा है और ग्रुप बी क्या बना रहा है। तो बेटा सबसे पहले चीज यहीं पे समझ जाइए, जब उसने बोला 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स और साथ में क्या है, पीसेस ऑफ बैंगल्स, कलरफुल बैंगल, तो बच्चा क्या बना रहा है, कैलिडियोस्कोप। क्या बना रहा है, कैलिडियोस्कोप। ठीक है, और यदि वो 2 प्लेन मिरर का यूज कर रहा है, हमने पढ़ा था ना कि 2 प्लेन मिरर कहाँ पे बनते हैं, जो हमारा इस तरीके से क्या होता है, पेरिस्कोप, उसमें किसका यूज होता है, 2 प्लेन मिरर का। ठीक है, और कैलिडियोस्कोप में क्या होता है, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का यूज होता है, जो कि इस तरीके से जिसमें जो लगाया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे आपके क्या होते हैं, बैंगल्स होते हैं, और जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। तो ग्रुप ए क्या बना रहा है, कैलिडोस्कोप, और ग्रुप क्या बी क्या बना रहा है, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ शैडो फॉर्मेशन। जैसे कि बेटा मैंने अभी समझाया था, इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो शैडो फॉर्मेशन को बताती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, हमने क्या पढ़ा था कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यदि कोई यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या बनती है, शेडो बनती है। तो ये पॉइंट तो ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट अ हाई स्पीड, देखिए ये बात सही कि लाइट ट्रेवल करती है हाई स्पीड में, लेकिन इसका हमारा शेडो से कोई लेना देना नहीं है। लाइट चाहे स्लो स्पीड में ट्रेवल करे, चाहे हाई स्पीड में ट्रेवल करे, लेकिन शेडो तो बनेगी बनेगी। तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स। देखिए बेटा, लाइट चाहे हमारे 7 कलर्स की बनी हो कि कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन बात क्या है, लाइट हमारी होनी चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, चाहे उसकी वाइट लाइट हो चाहे कलरफुल लाइट हो, शेडो तो बनेगी बनेगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ओपेक ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट हमारी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाती, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी शेडो की फॉर्मेशन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ए एंड डी। नेक्स्ट है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कहते हैं यदि मैं 2 प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखती हूँ, देन नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम विल बी। तो हमारे कितने हमारी इमेजेस बनेंगी, परपेंडिकुलर मतलब बेटा हो गया 90 डिग्री, जैसे कि अभी हमने कहा था। और अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, नंबर ऑफ इमेजेस, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा कितना है, 90 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि यदि हम 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, तो हमारी इमेजेस कितनी बनेगी, 3। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। ये कहते हैं ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। दिस इज योर
30 डिग्री, राइट। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दिस लाइट रे, हमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ये कितना होगा। पहले एंगल ऑफ डेविएशन को समझिए होता क्या है। ये इंसिडेंट रे है, यानी कि जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है। अब बेटा अगर ये प्रकाश हमारा यहाँ पे आपका मिरर नहीं होता, प्लेन मिरर नहीं होता, तो ये हमारी लाइन हमारी आगे जाती, ये प्रकाश आगे जाता। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे मिरर होने की वजह से ये क्या हो गई, जो रे हो गई वो मुड़ गई, वो क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है। तो ये किस एंगल से मुड़ी, ठीक है, दिस इज योर एंगल, ये किस एंगल से मुड़ी हमारे को वो बताना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस थ्राइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा, सॉरी थ्राइस नहीं, ट्वाइस ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है पूरा का पूरा 180, ठीक। और ये कितना है आपका ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ थीटा। तो यदि मैं इस पूरे 180 में से ये वाला एंगल निकाल दूं तो क्या मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो निकाल दीजिए, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा दैट इज 30, 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many images will be formed if you stand between two plane mirror position parallel to each other। जैसे कि बेटा अभी बताया था, दो प्लेन मिरर हैं, ठीक, दिस इज योर दो प्लेन मिरर है और आप इसके बीच में खड़े हो। तो ये पूछ रहे हैं कि कितनी आपकी इमेजेस बनेगी। तो बेटा मैंने अभी बताया था क्या होता है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी कितनी बनेंगी इमेजेस, इन्फिनाइट। कितनी इमेजेस बनेंगी, इन्फिनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम इन इट्स इमेज इन द प्लेन मिरर। हाँ बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे। ये क्या देती है आप, ये कैसी इमेज देती है, लेटरल ही इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट और लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेफ्ट राइट दिखाई देगा, यदि आपने राइट हैंड दिखाई उठाया है तो आप शीशे में देखोगे तो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, और अगर आप लेफ्ट उठाया है और आप शीशे में देखोगे प्लेन मिरर में तो आपको कैसे दिखाई देगा, राइट। तो ये कहते हैं कि इनमें से किस में आपको सेम इमेज मिलेगी, ठीक है। तो बेटा इसमें से जहां आपको सेम इमेज मिलेगी वो रहेगा OXT, ठीक है, क्योंकि आप चाहे इसको इस तरीके से ले लो या इस तरीके से ले लो, आपकी इमेज कैसी बनेगी, सही। जैसे क्यू में तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, इसमें भी लेफ्ट राइट हो जाएगा, इसमें F भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। सो द मिरर यूज इन द कैलिडोस्कोप, बेटा कैलिडोस्कोप में कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। टू मिरर्स A एंड B आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये कहते हैं दो मिरर्स हैं, ये मैंने दो मिरर्स ले लिए और ये कैसे हैं, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट मिरर A एट 20 डिग्री टू नॉर्मल, ये कहते हैं, मैं इसे A मान लेती हूँ, इसे मिरर B। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना देती हूँ। ये कहते हैं एक रे ऑफ लाइट है, वो मिरर A पे स्ट्राइक करती है, तो ये आपकी कर ली, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट हो रही है। ये कहते हैं नॉर्मल से कितना बना रही है, 20 डिग्री, कितना बना रही है, 20 डिग्री। एंड देन स्ट्राइक्स द मिरर B। फिर आपको पता है जब भी कोई मिरर पे आती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, B पे, और ये फिर से रिफ्लेक्शन करेगी। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना देते हैं। तो हमें बताना है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द मिरर B, मिरर B से निकलने वाली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमें ये वाला एंगल बताना है। तो बेटा देखिए एक चीज समझिए, हमारा क्या है इसमें, ये क्या है 20 डिग्री का, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री, यहाँ तक करेक्ट है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि ये नॉर्मल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, दिस इज योर पैरेलल,
और आप सभी को पता है बेटा कि यदि हमारी दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसमें से एक ट्रांसवर्सल जाती है तो इसके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, या फिर इसे आप ऐसे भी ले सकते हो, चलो आप इसे बेटा ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक से कि ये कितना है 90 डिग्री, ठीक, तो ये कितना है आपका 20 डिग्री, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 में से 20 गया 70 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल, दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है। आपको पता है सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180, 70 प्लस सॉरी माइनस 90, तो कितना हुआ 180 माइनस दिस इज 160, सो दिस विल बी 20 डिग्री। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि बेटा ये वाला एंगल यहाँ वाला 20 डिग्री है तो ये इसका अपोजिट बनेगा, दिस इज योर 20 डिग्री, तो ये कितना आया 20 डिग्री। जब बेटा ये वाला एंगल 20 है एंड दिस इज योर नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री, राइट। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेटा जब ये 70 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा 70 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन में। इन्होंने बोला था कि हमारा एक रे इंसिडेंट हो रही है जो नॉर्मल से कितना है 20 डिग्री पे है, हमें बताना है कि जब ये रे हमारी मिरर बी पे जाएगी तो और वो रिफ्लेक्ट होगी रे तो वो कौन सी डिग्री पे होगी। तो हमने क्या करा बेटा, हमने ये नॉर्मल खींची, हमारी 20 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो 20 डिग्री पे ही क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, करेक्ट। अब हमने क्या करा कि हमें पता है ये भी पैरेलल है लाइन और ये भी पैरेलल है, जब दो पैरेलल होती हैं लाइंस और उसमें के बीच में से एक ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके जो अपोजिट होते हैं एंगल्स वो हमेशा कैसे होते हैं इक्वल, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। हमें ये पता है ये नॉर्मल है और नॉर्मल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो मैंने क्या करा 90 में से 20 माइनस करा तो इससे हमें क्या मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्या है 70 डिग्री। और हमें पता है इस मिरर बी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो बेटा आपके जो हमारे रिफ्लेक्शन है उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर टॉपिक करेंगे और आपके उससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं आप वो देखिएगा। हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को सारी क्लास को देखिएगा, पूरा देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।